नमस्ते, जय हिंद। आज आर्मी डे है और मुझे ऐसा लगता है कि आज हम सब लोगों को हमारे देश का जो सबसे बड़ा गौरव है और जिसके लिए वी ऑल आर वेरी प्राउड इंडियन, हमारी जो भारतीय सेना है और भारतीय सेना में भी आर्मी। तो ये आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। इसके पीछे की एक कहानी है कि आर्मी डे 15 जनवरी को क्यों। उसका कारण यह है कि 1949 में उस समय लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने वो पहले फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया के रूप में उन्होंने कार्यभार लिया था, संभाला था। और उन्होंने कार्यभार लिया था जनरल फ्रांसिस रॉय बुचर से, जो अंग्रेज थे और ही वॉज द लास्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया। तो अंग्रेज से भारत के हाथ में आया और वो तारीख थी 15 जनवरी 1949। 15 जनवरी 1949 से इसको आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। मैं थोड़ा जनरल करियप्पा के बारे में और बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी चीज़ें बता दूं। उसके बाद जनरल करियप्पा जनरल हुए, वन ऑफ द ब्रिलियंट जनरल्स ऑफ इंडियन आर्मी, और वो बाद में फील्ड मार्शल बने। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि हिंदुस्तान के, भारत के पहले फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ को बनाया गया, सैम मानेकशॉ को। 1970 वॉर की वॉर हो गई थी, आर्मी के जनरल थे। इंदिरा गांधी जी को ऐसा लगा था कि इनको चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज बनाना चाहिए, जो आजकल सीडीएस का नया पद हुआ है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी, बाबू लोगों को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने उस पर तमाम अड़ंगे लगाए। तो फिर इंदिरा जी ने सैम मानेकशॉ साहब को एज फील्ड मार्शल 1973 में प्रमोट कर दिया। फील्ड मार्शल इज अ 5 स्टार जनरल, 5 स्टार का जनरल होता है। नहीं तो जो हमारे जनरल साहब हैं वो 4 स्टार, लेफ्टिनेंट जनरल साहब 3 स्टार, मेजर जनरल साहब 2 स्टार और ब्रिगेडियर साहब 1 स्टार। ये हायरकी है फौज की। तो ये तो हो गए। अब एक मुश्किल ये है कि फील्ड मार्शल इज ऑलवेज अ फील्ड मार्शल, ही नेवर रिटायर्स, इट्स मोर ऑफ अ डेकोरेटेड पोस्ट। फिर ऐसा लगा कि एक भारत के एक ऐसे सिपाही, एक ऐसे व्यक्ति के साथ मतलब गलती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, इज द राइट वर्ड, जिसका कद भारतीय सेना में बहुत ऊंचा है। तो जनरल के.एम. करियप्पा को 15 जनवरी 1986 में फील्ड मार्शल बनाया गया। तो टेक्निकली ही बिकेम द सेकंड फील्ड मार्शल, जबकि बहुत सीनियर थे सैम मानेकशॉ साहब से। और दूसरा ये हुआ कि बीच में इनको रिटायर हुए 33 साल हो चुके थे। फील्ड मार्शल नेवर रिटायर्स। हालांकि ये शायद 93 में इनकी डेथ हुई, लेकिन फिर इनको फील्ड मार्शल बनाया गया था। तो उस 15 जनवरी 1949 को जब एक भारतीय ने अपनी सेना की बागडोर संभाली थी, उसको एज आर्मी डे बनाया जाता है। आज भी जो मेन परेड है वो करियप्पा ग्राउंड दिल्ली में होती है। गैलेंट्री अवार्ड, सेना मेडल, ये सब आज दिए जाते हैं। लेकिन पूरे देश भर में जहाँ जहाँ आर्मी की पलटने हैं, जहाँ जहाँ आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ आर्मी डे को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मैं कुछ चीज़ें नहीं समझ पाता हूँ। मेरे पास ये बड़ी बड़ी बात करने वाले सारे नेता लोग, मतलब सैनिक हैं और ये हैं और कभी उनकी हम तो कंधा देने आए हैं और हमारा बहुत मान सम्मान है। आज भारत सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं था कि एक ऐड डाल दें। मैंने तो ऐड नहीं देखा। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस 2 पेपर देखे, उसमें भारत सरकार की तरफ से कोई ऐड नहीं है। अगर आपने देखा हो तो बताइए। और वहीं पे कुंभ मेले का एक पेज के नहीं, कई कई पेज के अभी ऐड चल ही रहे हैं, वो एडिटोरियल के रूप में। उसके कुंभ के कितने ऐड निकले थे? मतलब मुझे कभी कभी ये कोफ्त होती है कि किस देश में हम लोग जी रहे हैं। भारतीय सेना के वो लोग जो अपने प्राणों की आहुति दे के हमारी और आपकी रक्षा करते हैं, उनके लिए एक एडवर्टीजमेंट का बजट इस सरकार के पास नहीं है। मैं आज इससे ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। और दूसरी बात यह कि जो एक पेपर में आज इंडियन एक्सप्रेस में एक प्राइवेट कंपनी का ऐड छपा है, और वो भी किस कंपनी का है? जो शराब बनाती है देश में, रेडको खेतान साहब। चलिए छापा, शराब बनाए चाहे भांग बनाए, उससे क्या मतलब, लेकिन उन्होंने छापा। लेकिन वहाँ पे एक जो नीचे गलती हुई है, उन्होंने इट हैज़ बीन डेडिकेटेड टू ऑल दी वॉर विडोज, ऑल दी मार्टियर्स, जो लोग शहीद हुए,
और उन्होंने नीचे वॉर सिर्फ 3 बताई, 65, 71 एंड 99 करगिल। 65 पाकिस्तान, 71 पाकिस्तान और 99 करगिल विच वॉज अगेन पाकिस्तान। पाकिस्तान कहने से शायद मालूम नहीं, ये तो कारोबारी लोग हैं, इसमें इनको वोट से क्या मतलब। लेकिन 47 और 62 की वॉर में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, जो वॉर विडोज हैं, उनको क्या श्रद्धांजलि देने का समय नहीं है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये इट्स अ ग्रॉस मिस्टेक, ये एक भूल है, और इस भूल को जितनी जल्दी ये प्राइवेट कंपनी सुधारे वो अच्छा है। मैं इस पे ये नहीं, कम से कम उन्होंने ये तो किया, क्योंकि उनकी कुर्बानी को हम लोग कम नहीं कर सकते हैं। 62 का हम लोग वो लड़ाई हार गए वो अलग बात है, लेकिन कुर्बानी तो कुर्बानी होती है ना। मैं कुछ चीज़ें आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं और इसलिए बताने की आज जो आर्मी डे के दिन इस बात को रेस कर रहा हूं कि किसी भी देश का प्राइड और किसी भी देश की सुरक्षा और आज की तारीख में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, डायरेक्टली उसका रिलेशनशिप है आपकी फौज कितनी मजबूत है। और जब इंडियन डिफेंस की बात करते हैं तो उसका एक बड़ा हिस्सा हम लोग इंडियन आर्मी को ही बोलते हैं। आपको बार बार सुबह से शाम तक ये बताया जाता है कि पिछले 50 वर्षों में, पिछले 60 वर्षों में आर्मी की बहुत बुरी हालत रही और आर्मी के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और अब हम आ गए हैं तो अब हम ध्यान दे रहे हैं। मैं ये एक चार्ट आपको लगा रहा हूँ, और ये वर्ल्ड बैंक का चार्ट है, मेरा चार्ट नहीं है। ये चार्ट आपको लगा दे रहा हूँ, उसमें आप एक ग्राफ देख रहे हैं, लेकिन मैं इसके साथ एक टेबल इसलिए लगा दे रहा हूँ क्योंकि वो समझना आसान होगा। 1960 से ये चार्ट है। 1960 में जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था, जो डिफेंस बजट था ऑफ योर जीडीपी, वो कितने परसेंट था? भारत की टोटल जीडीपी का कितने परसेंट? देखिए, ये एक मिसनोमर होता है, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अगर आप वैल्यूज बोलने लगे, मेरे घर में जो लोग सरकारी नौकरी किए हैं वो तनख्वाह से ज़्यादा पेंशन लेते थे, तो आप उसको इन रियल टर्म्स नहीं बोलेंगे, आप तो उसको परसेंटेज में बोलेंगे। टोटल जीडीपी का इतना हम खर्च कर रहे हैं, तो वो पता लगेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। 1960 में टोटल जीडीपी का 2% हम खर्च कर रहे थे डिफेंस पे, और ये खामियाजा सबने देखा। इंडिया वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट वॉर। 1962 की वॉर में हम प्रिपेयर्ड नहीं थे क्योंकि हमारा खर्चा कम था। 62 में जब वॉर हुई तो 2.7% हमने उस साल खर्चा किया, और 63 में, जस्ट इमीडिएट बात का मैं इसलिए टेबल में बताऊं, मैं सारे ईयर का नहीं दिया हूं, 63 में हमने 4%, मतलब एक तरह से ऑल टाइम हाई हमने 4% अपने जीडीपी का खर्चा किया, क्योंकि हमें समझ में आ गया था कि कम खर्च से देश सुरक्षित नहीं रहेगा। 65 में फिर मैं सीधे 65 में आ रहा हूं, फिर से एक वॉर हुई थी, उस समय 3.9% था, और 66 जो नेक्स्ट ईयर था, जो पीस ईयर था, उसमें 3.6% फिर था। सीधे 70 में ले चलते हैं आपको, 70 में 3.2%, 71 वॉर में 3.7%, 72 में 3.7%। और ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जब आपको 70 और 71 और 72 की बात बता रहे हैं, ये उस समय 4%, 3.7% है, जब देश के सामने एक बड़ी भारी चुनौती थी। अन्न उतना नहीं उत्पादन कर पा रहे थे जितने हमारे पास लोग थे। हम उनको खाना खिलाने के लिए नहीं था हमारे पास अनाज, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। ऐसे समय में हमने, जिसको कहते हैं, अपना पेट काट के देश की सुरक्षा को, उस समय की सरकार को लगा था कि देश की सुरक्षा ज़्यादा अहम है। 1980 आया 3.1, और 1987 में 4.2%। और ये सारा आप देखिए, 87 राजीव गांधी का समय था, एक बड़ा रिवैम्प करने की बात थी। खैर 1990 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जनता दल की सरकार गई थी, 3.1%। 1996 2.5%, 1999 करगिल 3%, और करगिल के जस्ट बाद आपने बाकी सारी वॉर्स में देखा कि वॉर के जस्ट बाद थोड़ा एक्सपेंडिचर बढ़ता है, लोग और तैयारी करते हैं। 99 में करगिल होता है 3%, 2000 में 2.9%, 2004 में 2। अब 2004 में इसलिए बोल रहा हूँ कि 2004 में एनडीए की, जो अपने को राष्ट्र प्रेमी और क्या क्या बोलते हैं, वो सरकार गई,
और यूपीए की सरकार आई डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, जो अर्थशास्त्री थे, 2.8%। 2009 में जब सेकेंड टर्म में आए उस समय था 3.1%। 2014 में जब वो गए तो 2.5%। और अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए, जो कई बार आपने उनको जिसको बैटल यूनिफॉर्म में देखा है, उनको अच्छा लगता है डिफेंस के कपड़े पहन के घूमना। 2.5। 2019 में जब दूसरी बार सरकार में आए 2.5, 2020 में 2.8, 2022 में 2.4। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये लगातार एक्सपेंडिचर घटता जा रहा है और हमको और आपको ये बताया जाता है कि नहीं नहीं, पहले की सरकारों ने कुछ पैसा नहीं खर्च किया, आप देखिए हम पैसा खर्च कर रहे हैं। आप पैसा कम खर्च कर रहे हैं और उसका एक डायरेक्ट इफेक्ट गलवान में देखा गया। उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस तरह से चीन हमारे जिसको कहते हैं ना, हमारे एरिया के ऊपर कब्जा कर रहा है, वो साफ दिख रहा है, लेकिन आप डिनायल मोड में हैं। मैं 2-3 चीज़ें आपको इसलिए, क्योंकि मैं जब आर्मी डे पे बात कर रहा हूं तो आपको भी ये समझना चाहिए क्या है। देखिए, भारत की जो भारत की 2 बाउंड्रीज हैं, एक लैंड बाउंड्री, एक सी बाउंड्री या वाटर बाउंड्री बोलिए। तो जो लैंड बाउंड्री है वो करीब करीब 15,200 किलोमीटर का हमारा लैंड बॉर्डर है और हमें 9 कंट्रीज से हमारा बॉर्डर लगता है। हमारा जो कोस्ट लाइन है, जो हमारा समुद्री कोस्ट लाइन है, वो 7,516 किलोमीटर है। लैंड बॉर्डर लगभग 15,200 किलोमीटर, कोस्ट लाइन 7,516, करीब करीब आधी उसकी। अब लैंड बॉर्डर हमारा किस किस देश से लगता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ये जब आज आर्मी डे की बात कर रहे हैं तो आर्मी डे को कंप्लीट समझिए। आर्मी का ही यहाँ रोल है ज़्यादा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, जो पहले बर्मा बोला जाता था, बांग्लादेश। अफगानिस्तान टेक्निकली हमारे पीओ के, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो हमारा कश्मीर है, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने इस समय कब्जा कर रखा है, उससे उसकी बाउंड्री मिलती है गिलगिट बाल्टिस्तान से, और इसलिए हम वो 106 किलोमीटर या कितने की बाउंड्री हमारी कॉमन है, तो अफगानिस्तान को हम इसलिए मानते हैं। तो 7 बॉर्डर्स हैं जो लैंड से हैं, और वाटर जो बॉर्डर्स हमारे हैं वो श्रीलंका और मालदीव्स हैं। श्रीलंका मालदीव्स इसलिए भी समझ लीजिए, कहने को तो ये पानी से मतलब हमारे वाटर बॉर्डर्स हैं, लेकिन 2 बार ऐसी ज़रूरत पड़ी थी तो हमारी इंडियन आर्मी ने ही वहाँ जाके काम किया था। इसलिए मैं आर्मी डे के दिन इन दोनों देशों को भी, बाकी तो लैंड बॉर्डर्स हैं तो आर्मी का तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। श्रीलंका में IPKF याद है, हमने बड़ी कुर्बानी दी IPKF में। और दूसरा मालदीव्स में इसलिए याद दिला दूँ, उसी समय ये 88 या कुछ ऐसी ही बात है, मैं ईयर भूल रहा हूँ, गयूम साहब की सरकार थी और वहाँ के एक व्यापारी अब्दुल्ला जी को लगा कि नहीं सरकार तो मैं चलाऊंगा। आजकल भी आपको लग रहा होगा, कुछ व्यापारी लोगों को लगता है सरकार मैं चलाऊंगा। मालदीव्स में उस समय लग गया था और जब उस व्यापारी ने वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की, करीब करीब तख्ता पलट दिया था, उसके कंट्रोल में आ गया था, तब वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, गयूम साहब ने भारत से अपील की और यहाँ से हमारे इंडियन पैराट्रूपर्स गए। पैराट्रूपर्स से मैं अभी चूँकि नाम ले रहा हूँ उसको भी बता दूंगा। इंडियन पैराट्रूपर्स गए, इंडियन आर्मी के लोग गए और उन्होंने वहाँ पे वापस उनको कायम किया और जो अब्दुल्ला साहब जो धंधे वाले थे वो वहाँ से भाग गए। मैं एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि पैराट्रूपर्स की बात है, मैं आपको 2 फोटो अभी दिखा दे रहा हूँ। ये मेरे बुआ के लड़के हैं, कर्नल VPS चौहान। कर्नल VPS चौहान एक्चुअली क्या है कि पाराज वाले अपने को मानते हैं कि वो थोड़ा मतलब सबसे अलग, रेड बेरे मतलब लाल कैप पहनते हैं, पैराट्रूपर्स होते हैं तो थोड़ा डेयर डेविल होते हैं। और फर्स्ट पारा अपने को मतलब इलीटिस्ट ऑफ द इलीट की बात है, वो इलीट आर्मी का भी सबसे वो। एक फोटो में लगा रहा हूं जहां पे कर्नल VPS चौहान उस समय कैप्टन थे। ही इज लीडिंग द आर्मी डे परेड। उस समय 60 के दशक की ये फोटो है, जब वो दिल्ली कैंट में ये लीड कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात होती है, जो उस परेड को लीड करता है जीवन भर याद रखता है। और दूसरी फोटो एक 40 सेकंड का वीडियो है आज की तारीख में, जब ये वॉर वेटरन्स फिर आर्मी डे बनाने जा रहे हैं। 40 सेकंड का है, देख के अच्छा लगेगा। मैं आर्मी की बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि आपके अपने नेबर्स से रिलेशनशिप कैसे अच्छे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी आर्मी
किस तरह से है। मैं एक और आपको इसलिए ये फिगर्स दे रहा हूं कि इंडियन आर्मी के लगभग 14 लाख सैनिक हैं और मोटे तौर पे जो ये अंदाज ये 60,000 उसमें से हर वर्ष रिटायर होते हैं और करीब 60,000 लोगों को रिक्रूट किया जाता है। तो कोरोना के उसमें 2020, 21, 22 2 साल तो मैं पक्का हूं, 2020, 21 जीरो रिक्रूटमेंट, 60,000 लोग रिटायर होते रहे लेकिन रिक्रूटमेंट कुछ नहीं हुआ। मेरे हिसाब से 3 साल नहीं हुआ। 1,80,000 की आपके पास वैकेंसीज हैं। आपने ये सब नहीं किया, आप एक नई स्कीम लेके आ गए, आपने क्या लाया, अग्निवीर स्कीम। अग्निवीर में आपने एक 4 साल का कुछ एक अजीब सा काम किया है जिससे फौज के किसी आदमी से बात कर लीजिए, वो ऑफ कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड, उसको लगता है कि बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है फौज के साथ। क्योंकि देखिए ऐसा है कि आपको अगर डाउनसाइज अपनी फौज को करना है, मैं उस पर भी आऊँगा, अगर आपको हायरिंग को फ्रीज करना है तो आपके अनसेटल्ड बॉर्डर्स नहीं होने चाहिए। आप हमारे अनसेटल्ड बॉर्डर्स हैं, एलओसी कहीं है, कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल है, कहीं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। हमारा पाकिस्तान से पूरा जम्मू कश्मीर का बॉर्डर और हमारा चीन से पूरा बॉर्डर आज भी सेटल नहीं है, वो डिस्प्यूटेड है। ऐसे समय में आप अगर अपनी आर्मी को छोटा कर रहे हैं तो आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और अग्निवीर के बारे में बता दूं, जो अग्निवीर को लेके सबसे बड़ा डर है कि जब आप 4 साल के लिए किसी को रिक्रूट कर रहे हैं तो वो एक मिलिशिया है, जो अनएम्प्लॉयड आर्म्स ट्रेंड जो पर्सनल हैं, उनकी एक आप प्राइवेट फौज बनाने का खतरा हरदम रहेगा इस देश में। और दूसरा मैं इसलिए बता दूं कि नेपाल जहाँ से गुरखाज आते थे, वो गुरखाज अब नेपाल ने अपने जो हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट की रैलीज होती हैं उसमें नेपाल ने पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया है, क्योंकि उसका कहना है 4 साल में ये लोग आके कोई मतलब नहीं है इनका। और अब जो गुरखाज भारत की सेना की एक बहुत ही एलीट टुकड़ी थी, वो गुरखाज अब चाइना की आर्मी में रोजगार लेने सैनिक बन के जा रहे हैं। मेरा बार बार ये मानना है कि सेना प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, ये बैलेंस शीट नहीं है, सुरक्षा बैलेंस शीट नहीं होती है, ये प्राइड है। मैं अंतिम बात एक चीज़ कह के ख़त्म करूँगा, क्योंकि लंबा अदरवाइज वीडियो हो जाएगा। इसको मुझे लगता है कि मौका मिलेगा तो किसी दिन और इस पर बात करेंगे। सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, इस देश में सबसे बड़ा कहा भारत रत्न, भारत रत्न। उनको भारत रत्न दे दो तो मैं तुम्हारी साइड आ जाऊँगा, ऐसा बताया गया ना कि नीतीश कुमार जी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलेगा तो मैं इधर, हमारे यहाँ से जयंत चौधरी साहब भारत रत्न, चौधरी चरण सिंह साहब को, ये सब लोग डिजर्विंग थे, मिलना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने इसको 53 भारत रत्न मिले हैं आज तक भारत में। लेकिन मेरे हिसाब से जो देश का एक ऐसा गौरवशाली अवार्ड है जिसकी कोई सानी नहीं है, उसका नाम है परमवीर चक्र। 21 लोगों को अब तक मिला है, 14 को मरणोपरांत, मतलब पोस्टमस, जब युद्ध में शहीद हो गए उसके बाद, 7 को लिविंग उसमें से 21 में से 16 को भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, फिर एक को श्रीलंका, एक को कॉन्गो में भारत की सेना गई थी उस समय, चीन के इंडो चाइना युद्ध जो 62 में हुआ था उसमें, और इस 21 में 20 इंडियन आर्मी के जवानों को मिले और 1 इंडियन एयरफोर्स। सबसे ज़्यादा ग्रेनेडियर्स को मिले हैं, उनको 3 परमवीर चक्र मिले हुए हैं। और आज की तारीख में जो लिविंग 3 लोग हैं जो लिविंग, जिनको पीवीसी है, सूबेदार मेजर बाना सिंह साहब। मेरा सौभाग्य है कि मैं इन तीनों लोगों से बात कर चुका हूं, मैं इन तीनों लोगों में से 2 लोगों से मिल चुका हूं। दूसरा सूबेदार संजय कुमार साहब और तीसरा सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव साहब। मेरे अगर किसी ने कार्यक्रम देखे होंगे जिसमें मैं अवध कॉन्क्लेव या लोकमत सम्मान या गोरखपुर कॉन्क्लेव कुछ करता हूँ, उसमें योगेंद्र यादव साहब का पार्टिसिपेशन रहा है कई बार, और मेरा सौभाग्य है कि मैं इन लोगों को मिल चुका हूँ। भारत के जो पहला पीवीसी था सोमनाथ शर्मा साहब को था फर्स्ट 1947 की वॉर में। आज इतना ही, लेकिन सिर्फ चलते चलते इतना बता दूं कि भारत जो एक विश्व गुरु होने का और हम इतने ट्रिलियन इकॉनमी हो जाएंगे का सपना देखता है, उस सपने के लिए भारत की सुरक्षा भी सुदृढ़ होनी चाहिए। और सुरक्षा को सुदृढ़ करना है
तो उसके खर्चे को काटना नहीं है। अगर बढ़ा नहीं सकते हो तो कम से कम उतना रख दो जितना होना चाहिए। 4% से कम अगर आप फौज पे खर्च कर रहे हैं तो यू आर इनवाइटिंग ट्रबल। फिर से आज आर्मी डे की उन सारे देशभक्त लोगों को, उन सारे आर्मी के लोगों को, सेना के लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और जय हिंद।